अध्याय 161 भ्रम निर्णय। इसका मतलब है कि परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है, गुस्ताव ने पलटने से पहले कहा। चलो एंजी, गुस्ताव ने कहा और फिर आगे चलने लगा। एंजी ने तुरंत उसे पकड़ लिया क्योंकि वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। बाकी प्रतिभागियों को एहसास हुआ कि घटना के कारण गुस्ताव और एंजी आगे की ओर भागे होंगे। वे जल्दी से गुस्ताव और एंजी के नक्शेकदम पर चले। उस समय 30 से अधिक प्रतिभागी अंदर गिर गए थे। उनमें से लगभग 33 बचे थे। कुछ ही सेकंड में पीछे की जमीन अपने आप ठीक हो गई और फिर से बंद हो गई। गुस्ताव और एंजी व्यावहारिक रूप से अपने पीछे भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, कभी कभी जिगजैग जैसे पैटर्न में चलते हुए। बातूनी मिश्रित लोगों ने पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया था। वे अब तनाव महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें गुस्ताव और एंजी के हर कदम पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मंजिल 617 वॉचरूम। स्क्रीन और कंप्यूटर जैसे प्रौद्योगिकी उपकरणों से भरे एक विशाल कमरे के अंदर लगभग 50 लोग बैठे हुए होलोग्राफिक कीबोर्ड पर टैप कर रहे थे। कमरे में होलोग्राफिक स्क्रीन को छोटी स्क्रीन में विभाजित किया गया था जो अलग अलग स्थानों को दिखाती थीं। होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रदर्शित स्थान सुविधा के विभिन्न कोण थे। टावर के चारों ओर विभिन्न स्थानों के फुटेज स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे थे और युवा लोगों को टावर की ओर जाने वाली हर सड़क पर चलते देखा जा सकता था। काली धारियों वाली नारंगी रंग की मिलिट्री जैसी जैकेट पहने एक युवा दिखने वाला आदमी बड़ी स्क्रीन के पीछे अपने हाथों को पीछे की ओर बंद करके खड़ा था। उसके लंबे लहराते हुए पीले बाल थे जो उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचते थे। अब तक कितने बैच आ चुके हैं? उसने अधिकारपूर्ण दृष्टि से पूछा। उनमें से लगभग 6, श्रीमान। प्रत्येक बैच में मूल रूप से लगभग 40 से 60 मिश्रित रक्त थे, जिससे मिश्रित रक्त की कुल संख्या लगभग 300 हो गई। हालांकि लगभग 60 प्रतिभागी ही टावर के आधार तक पहुंचने में सफल रहे। होलोग्राफिक कुंजियां टैप करने वाले लोगों में से एक उसके पीछे से बोला। अच्छा, आदमी ने उत्तर दिया, जबकि उसकी दृष्टि स्क्रीन पर प्रदर्शित विभिन्न स्थानों को देखने के लिए घूमी। उसने कुछ देखा और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर अपनी दृष्टि रोक दी। ऐसा लगता है कि इस बैच में प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक है, वह उत्सुक दृष्टि से बुदबुदाया। इस विशेष स्क्रीन पर प्रतिभागी लगभग 30 की संख्या में थे, जो तेजी से टावर के आधार की ओर बढ़ रहे थे। अन्य स्क्रीनों पर प्रतिभागियों की संख्या 12 से 15 तक थी। यही कारण था कि वह इस बैच में बनाए गए प्रतिभागियों की संख्या के बारे में उत्सुक थे। ऐसा लगता है कि वे वहां उस लड़के का पीछा कर रहे हैं। उनकी नज़र गंदे सुनहरे बालों वाले एक लड़के पर पड़ी जो दल का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि बगल में 2 सींगों वाली एक लड़की उसके पीछे चल रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लड़का था। पीले सिर वाला आदमी घूर रहा था कि कैसे लड़का टावर की ओर यात्रा करते समय जमीन पर विभिन्न स्थानों से बचता रहा। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि वह जाल देख सकता है, वह आदमी लड़के की शक्ल का विश्लेषण करते हुए बुदबुदाया। हो सकता है कि एक और होनहार उम्मीदवार सामने आया हो, लेकिन अभी निर्णय करना जल्दबाजी होगी, उसने अंदर ही अंदर कहा। गुस्ताव और बाकी लोग पहले से ही टावर के आधार से लगभग 700 फीट दूर थे। 15 मिनट से अधिक समय तक गुस्ताव और एंजी का अनुसरण करने वाले अन्य प्रतिभागियों ने अब देखा कि उन्होंने अतीत में उन समस्याग्रस्त स्थितियों का सामना नहीं किया था। जब वे उसके नक्शेकदम पर चल रहे थे तो जमीन नहीं खुली। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि गुस्ताव इसे कैसे पूरा करने में सक्षम था, लेकिन वे टावर तक पहुंचने के बारे में अधिक चिंतित थे,
जो कि प्राथमिक लक्ष्य था। कुछ और सेकंड के बाद वे और 100 फीट पार कर गए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े गुस्ताव ने अपने कदम रोक दिए। पीछे के बाकी लोग भी रुक गए और असमंजस की दृष्टि से गुस्ताव को पीछे से देखने लगे। गुस्ताव अपनी चमकती लाल और हरी आंखों की पुतलियों के साथ काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। अरे क्या हो रहा है? वह क्यों रुका? पीछे के प्रतिभागी यह देखकर अधीर होने लगे थे कि गुस्ताव लगभग 30 सेकंड तक नहीं हिला था। क्या कुछ बात है? गुस्ताव के तीव्र घूरने को देखकर एंजी ने अपनी ओर से पूछा। हाँ, कुछ तो है, लेकिन मुझे पहले अपने संदेह की पुष्टि करनी होगी, गुस्ताव ने कहा और जमीन पर बैठ गया। एह, क्या चल रहा है? वह क्यों बैठा है? पीछे मौजूद भीड़ गुस्ताव की हरकतों को समझ नहीं पाई। एंजी को भी यह समझ नहीं आया, लेकिन उसने उससे सवाल नहीं किया। इसके बजाय वह उसके साथ जमीन पर बैठने के लिए आगे बढ़ी। यह सिलसिला 2 मिनट से अधिक समय तक चलता रहा। गुस्ताव वहीं बैठ गया और आगे देखता रहा। उसकी अजीब हरकतों के कारण हर कोई आगे बढ़ने से डरता था। उनमें से कुछ ने उनसे और एंजी से यह पूछने के लिए संपर्क भी किया कि क्या कोई मामला है। गुस्ताव ने केवल उन्हें देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मुझे आराम करने का मन कर रहा है। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। गुस्ताव की बात सुनने के बाद भी कोई नहीं हिला। उनमें से कुछ अपने रक्त संबंध के कारण होने वाले कंपन को महसूस करने में अच्छे थे। हालांकि जब जमीन धंस रही थी तब भी उनकी अनोखी इंद्रियां उन्हें विफल कर रही थीं, क्योंकि उन्हें इसका एहसास केवल आखिरी सेकंड में हुआ था। यह क्या पागलपन है? हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते और कुछ नहीं कर सकते। गंजे काले सिर वाला एक मोटा लड़का बात करते हुए गुस्ताव और एंजी की ओर बढ़ा। वह पहले से ही खड़े खड़े थक गया था, इसलिए उसने कुछ करने का फैसला किया। अरे हमारा नेतृत्व करते रहो, उसने गुस्ताव के पीछे पहुंचकर धमकी दी। हम क्या उपद्रवियों से मिलना मेरे लिए थोड़ी जल्दी नहीं है? पीछे से गोलमटोल लड़के की बात सुनकर गुस्ताव ने आह भरी। अरे क्या तुमने मेरी बात सुनी? या तो आप हमारा नेतृत्व करते रहिए या मैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, गुस्ताव ने टोक दिया। क्या आपके लिए यहाँ परेशानी पैदा करना बुद्धिमानी है? तुम्हें पता है हम कहाँ हैं, है ना? गुस्ताव ने बिना पलटे कहा। यह सुनकर लड़का पीछे हट गया। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एमबीओ शाखा में कोई समस्या पैदा न करने की चेतावनी दी थी। वह सावधान भाव से वापस चला गया। अरे भाड़ में जाओ, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, उनमें से एक ने आवाज लगाई और उसकी रक्तधारा को सक्रिय कर दिया। गोलमटोल व्यक्ति ने चलते हुए व्यक्ति को घूरकर देखा, जो हरी त्वचा और भूरे रंग की पूंछ वाली एक लड़की थी। तुरंत उसने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। लाल आभा जैसी ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और वह आगे बढ़ने लगी। अध्याय 162 तोप चारा। जब वह गुस्ताव और एंजी की स्थिति से आगे बढ़ी तो सभी ने उसे घूरकर देखा। जब वह 20 फीट पार कर गई तो गोलमटोल लड़के ने उसके साथ शामिल होने का फैसला किया। उसने अपनी रक्तरेखा को भी सक्रिय कर दिया, जिससे काले धातु के टुकड़े उसके चेहरे, हाथों और पैरों को ढक गए। टकराना, टकराना, टकराना। उसके हिलने डुलने से जमीन से तेज आवाजें निकलने लगीं। उसने लड़की को पकड़ लिया और वे साथ साथ आगे बढ़ते रहे, यह देखते हुए कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर कोई उनके साथ शामिल हो गया, आगे की ओर भागा और गुस्ताव और एंजी को पीछे छोड़ दिया। तुरंत सामने वाले दोनों लगभग 70 फीट पार कर गए,
चांदी के रंग की तोपें अचानक जमीन से निकलीं। झून झून झून। 2 या 3 छोटी तोपों वाली लगभग 17 तोपें 5 सेकंड से भी कम समय में बाहर निकलीं और प्रतिभागियों की ओर नीली किरणें फेंकीं। डिंग 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 डिंग। चूंकि प्रत्येक प्रतिभागी ज़ुलुरैंक मिश्रित रक्त वाला था, इसलिए हमलों से बचने के लिए तैयारी करने के लिए 3 सेकंड पर्याप्त से अधिक थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, अचानक आसपास के क्षेत्र पर एक अजीब सा दबाव पड़ने लगा। बहुत बढ़िया। सभी को अचानक अपने शरीर का वजन 2 गुना बढ़ गया महसूस हुआ। इस अचानक परिवर्तन के कारण बहुत से मिश्रित रक्त अपने शरीर को तेजी से नहीं चला पाए और किरणों की चपेट में आ गए। बंग 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 बंग। एक साथ करीब 7 लोग चपेट में आ गए। तुरंत एक किरण एक व्यक्ति से टकराई, वे बेहोश हो गए। एक बार जब उनका शरीर जमीन से टकराता तो वह खुल जाता और उनके शरीर उस छेद में गिर जाते। वह गोलमटोल लड़का सबसे पहले नीचे जमीन पर गिरा दिया गया था। वह लड़की जिसके शरीर पर लाल आभा जैसा आवरण था, गुरुत्वाकर्षण बल में अचानक हुए परिवर्तन से भी वह बिना किसी बाधा के घूम सकती थी। स्वी स्वी। वह तोपों से बचकर आगे बढ़ गई। शेनन। उसने लाल ऊर्जा से बनी 2 मीटर लंबी दरांती बनाई और उसे अपने सामने तोप की ओर घुमाया। स्वाही। तोप आसानी से 2 हिस्सों में बंट गई। टकराना 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 टकराना। अधिक प्रतिभागियों को अभी भी गोली मारी जा रही थी। फिर भी कुछ मिश्रित रक्तधारियों ने किरणों को छूने से रोकने के लिए दूसरों को आवरण के रूप में उपयोग किया। उन्होंने तोपों पर भी हमला किया, भले ही उनकी गति काफी कम हो गई थी। कुछ ही मिनटों में 17 तोपें नष्ट हो गईं। हालांकि केवल 21 प्रतिभागी बचे थे। सभी तोपें नष्ट होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल वापस सामान्य स्थिति में आ गया। चलो एंजी, गुस्ताव ने कहा और खड़ा हो गया। एंजी अभी भी जो कुछ उसने देखा उससे आश्चर्यचकित थी। वह उन्हें तोप फोल्डर के रूप में उपयोग करना चाहता था। क्या इसीलिए उसने यहीं रहना चुना? इसके बारे में सोचते सोचते उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। गुस्ताव ने कभी भी अपने अधिकांश कार्यों का कारण नहीं बताया, इसलिए उसे अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया गया। वह अपनी सोच में आंशिक रूप से सही थी। चूंकि गुस्ताव की रक्तरेखा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित थी, इसलिए उसे पहले से ही आभास हो गया था कि आगे कुछ अजीब होने वाला है। जमीन के नीचे तोपों को किसी चीज से रोक दिया गया था, जिससे गुस्ताव की आंखें उसमें से देख नहीं पा रही थीं। छलावरण के बावजूद उसे अभी भी एहसास हुआ कि यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है। गुस्ताव इतनी जल्दी अपनी ताकत प्रकट नहीं करना चाहता था, जो उसके पहले के कार्यों का मुख्य कारण था। उसे बस आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत थी, ताकि वह जिस भी चुनौती का सामना करने जा रहा था उसके कठिनाई स्तर को माप सके। यह एक अप्रत्याशित बोनस साबित हुआ। ओह ठीक है, अंत में सब कुछ ठीक हो गया, गुस्ताव ने एंजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए कहा। कुछ प्रतिभागियों ने झुंझलाहट भरी नजरों से उनकी ओर देखा। कमीने, तुम्हें इस बारे में पता था, लेकिन तुमने हमें कुछ नहीं बताया, उनमें से एक चिल्लाया, जैसे ही गुस्ताव और एंजी ने उन्हें पकड़ लिया। गुस्ताव ने हमेशा की तरह उन्हें नजरअंदाज कर दिया और एंजी के साथ आगे बढ़ते रहे। इस समय वे टावर के आधार से लगभग 400 फीट दूर थे। अब वे अन्य प्रतिभागियों को टावर की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों से उसके आधार की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे।
जैसे ही वे टॉवर के आधार पर बंद हुए, गुस्ताव ने देखा कि कोई दरवाजा उपलब्ध नहीं था। एमबीओ टावर में जाने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई प्रवेश बिंदु नहीं था। गुस्ताव को कुछ महसूस हुआ और वह तेजी से दाहिनी ओर चला गया। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चेहरे से गुजर रही है। टकराना। अदृश्य शक्ति उसके बगल वाले व्यक्ति के चेहरे से टकराई। क्या 40 फीट ऊपर उड़ते समय जब वह दर्द से चिल्ला रहा था तो उसके चेहरे से खून बहने लगा। टकराना, टकराना, टकराना। 3 अन्य प्रतिभागियों के शरीर को भी अदृश्य शक्तियों ने पीछे की ओर धकेल दिया। क्या रहा है? क्या रहा है? आसपास के क्षेत्र में चीखें गूंज उठीं क्योंकि मिश्रित रक्त ने एक बार फिर उन ताकतों पर हमला किया जिन्हें वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। भटको, भटको, भटको। गुस्ताव बार बार बगल में घूम रहा था जैसे वह नाच रहा हो। एंजी ने भी आगे बढ़ते हुए वैसा ही किया। यदि कोई तीसरा पक्ष उन्हें दूर से देखता तो उन्हें लगता कि लोगों का यह समूह पागल हो गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे इस समय अजीब ताकतों से जूझ रहे हैं। इन अज्ञात ताकतों के अदृश्य होने के लिए उन्हें कम से कम स्तर 5 का होना चाहिए। क्या एमबीओ जानबूझकर लोगों को विफल करने की कोशिश कर रहा है? गुस्ताव ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए कहा। वह उस अदृश्य शक्ति के स्वरूप को महसूस करने में सक्षम था जिससे हर कोई जूझ रहा था। उनके मानव रूप थे। हालांकि गुस्ताव उनसे आने वाली पावर क्रिस्टल ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पता लगाया कि वे एंड्रॉयड थे। गुस्ताव एक अदृश्य एआई की बाह से बचते हुए अचानक नीचे उतर आया। पकड़ो! उसने अपनी मुट्ठी बंद की और ऊपर चढ़ते ही उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। टकराना। उसने अदृश्य एआई पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर बढ़ते हुए हवा में उड़ गया। बम, बम, बम। एआई ने अपनी तरह के 3 हिस्सों को आपस में टकराया, जिससे गुस्ताव के लिए सामने रास्ता बन गया। दूसरी ओर एंजी ने उनमें से कई को चकमा देने के बाद एआई को नष्ट कर दिया। झकझोर कर रख देना, झकझोर कर रख देना। वे दोनों बाकियों को पीछे छोड़ते हुए उस रास्ते की ओर दौड़ पड़े जो उनके सामने बना था। अच्छी बात है कि एंजी मेरे द्वारा उसे सिखाई गई कंपन तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम थी। जब वे एक साथ टॉवर के आधार की ओर बढ़े तो गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा। अध्याय 163 टावर तक पहुंचना। हरी त्वचा वाली वह लड़की जिसके शरीर पर लाल आभा जैसी ऊर्जा थी, वह भी अपने लिए रास्ता बनाने में कामयाब रही और आगे बढ़ गई। बाद में लगभग 15 और मिश्रित रक्त अदृश्य एआई के चंगुल से भागने में सफल रहे। ऐसी ही स्थितियां टावर की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों पर भी बन रही थीं। अन्य प्रतिभागियों को भी एआई से बचाव में समस्याएं हुईं। जो लोग एआई से बचने में सफल रहे वे पूरी गति से आगे बढ़ गए। जैसे ही वे टॉवर के आधार तक पहुंचने में 50 फीट के दायरे में थे, टॉवर के चारों ओर जमीन पर चमकते नीले घेरे दिखाई दिए। ट्रोइन, 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 ट्रोइन। टॉवर के आधार तक पहुंचने के करीब प्रतिभागियों के ठीक सामने टॉवर के चारों ओर 50 से अधिक चमकते हुए गोले अचानक दिखाई दिए। इनमें से 2 संदिग्ध दिखने वाले घेरे गुस्ताव और एंजी से कई फीट आगे दिखाई दिए। क्रोधित घेरे में जाओ, गुस्ताव चिल्लाया। झकझोर कर रख देना, झकझोर कर रख देना। दोनों एक साथ दाएं और बाएं घेरे की ओर दौड़ पड़े। जिंग! तुरंत ही वे घेरे में आ गए,
यह उन दोनों के साथ गायब होने से पहले तीव्रता से चमक उठा। उनके पीछे हरी त्वचा वाली लड़की दाहिनी ओर के घेरे की ओर बढ़ी और उसमें प्रवेश कर गई। जिंग! वह घेरे के साथ गायब हो गई और केवल 14 प्रतिभागी ही आसपास रह गए। इन प्रतिभागियों को एक घेरे में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे से काफी संघर्ष करना पड़ा। जिंग! जिंग! गुस्ताव और एंजी ने खुद को एक बड़े सफेद स्थान के अंदर पाया। जमीन, दीवारें और छत सफेद रंग से रंगी गई थीं। जगह इतनी बड़ी थी कि उसके आकार की तुलना एक बड़ी सड़क से की जा सकती थी। वे दोनों अंतरिक्ष के दक्षिणी दाहिने कोने पर दिखाई दिए और उनके सामने वे कई लोगों को बैठे हुए देख सकते थे। सीटें एक गोलाकार प्रारूप में स्थित थीं और बीच में एक विशाल जगह थी। ये वे प्रतिभागी थे जिन्हें यहां टेलीपोर्ट भी किया गया था। उनमें से लगभग 60 लोग थे और उन सभी के चेहरे तनावग्रस्त दिख रहे थे। गुस्ताव और एंजी को देखने के बाद भी उन्होंने उन्हें अनदेखा करने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए देखा। गुस्ताव और एंजी आगे बढ़े और उन्हें बैठने के लिए एक जगह मिल गई। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, अन्य प्रतिभागी उसी स्थान पर एक के बाद एक दिखाई देने लगे जहां वे पहुंचे थे। गुस्ताव और एंजी जिस बैच में थे वह भी कुछ देर बाद आ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक प्रतिभागी सामने आने लगे और धीरे धीरे जगह में भीड़ बढ़ती गई। गुस्ताव जब वे इंतजार कर रहे थे तो एंजी ने उसे बुलाया। हम्मर! गुस्ताव उसकी ओर मुड़ा। वहां क्या हुआ? हमें उससे क्यों गुजरना पड़ा? एंजी ने असमंजस की दृष्टि से पूछा। वह शायद परीक्षण का पहला चरण था। गुस्ताव ने चिंतनशील भाव से कहा। प्रथम चरण? एंजी ने हैरानी से पूछा। लेकिन बैच पर लिखा था कि पंजीकरण सुबह 8 बजे तक होगा। तब तक परीक्षा शुरू नहीं होनी चाहिए, उसने जोड़ा। एंजी, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? गुस्ताव ने अपना जबड़ा उसकी मुट्ठी पर रखते हुए पूछा। आश्चर्य के लिए तैयार रहें, एंजी ने अनिश्चितता की दृष्टि से कहा। यह सही है। अपने आप को आश्चर्य के लिए तैयार करें। अपने दिमाग को हर समय सक्रिय स्थिति में रहने दें, गुस्ताव ने कहा। दूसरे शब्दों में, हमें हर समय सतर्क रहना होगा। एंजी के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय देखा जा सकता था क्योंकि वह गहन विचार में थी। हाँ, बेकार मूर्खों का झुंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बेवकूफ टावर तक कैसे नहीं पहुंच सके। नुकीले नारंगी बालों वाला एक लंबा और पतला दिखने वाला युवा प्रतिभागी हंसते हुए चिल्लाया। कुछ समय पहले ही उसे अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट किया गया था। जब उन्होंने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा और बाकी प्रतिभागियों की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। चलते समय और उन लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हुए जो टावर तक पहुंचने में असफल रहे, अन्य प्रतिभागियों ने उसे अजीब नजरों से देखा। यह स्थान मृत क्यों दिखता है? उनकी घूरती निगाहों को देखकर उसने आवाज लगाई। पटोई, उन्होंने कहा। हारे हुए लोगों का झुंड, देखो वे सभी कैसे डरे हुए लग रहे हैं, उसने कहा और आगे बढ़कर हरी चमड़ी वाली लड़की के पास बैठ गया जो गुस्ताव के बैच से आई थी। कमीने, तुम्हारी हमें कमजोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ही हो जो कमजोर हो, बड़ बोले। मैं वह जीभ काट दूंगा, कुछ प्रतिभागियों ने कहा। वे उसके शब्दों से क्रोधित हो गए और अपना क्रोध व्यक्त किया, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपनी एक उंगली अपने बाएं कान में डाल ली। आप उन कमजोर लोगों की तरह नहीं दिखते, उसने अपने बगल वाली लड़की से मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे इतनी लापरवाही से बात मत करो,
हरी चमड़ी वाली लड़की ने दबी हुई नजर से आवाज लगाई और उसे नजरअंदाज करने लगी। उफ! इतना घमंडी मत बनो क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत को पहचान लिया है, वह चिल्लाया। एक गटर से बात करो, लाउड माउथ, उसने जवाब दिया और खड़ी हो गई। वह गुस्ताव और एंजी के स्थान से कुछ फीट बाईं ओर चली गई और गुस्ताव के पास बैठ गई। एह, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे इस तरह छुटकारा पा सकते हो? नुकीले नारंगी बालों वाला प्रतिभागी खड़ा हुआ और उनकी ओर बढ़ा। वह फिर लड़की के पास बैठ गया और वे मजाक करने लगे। जो स्थान पहले शांत था वह इन दोनों के कारण शोरगुल वाला हो गया। बेवकूफ छोटे कद और मस्त लुक वाले एक नए प्रतिभागी ने बैठने की जगह की ओर बढ़ते हुए कहा। उसके कंधे तक एक्वा रंग के बाल थे और उसके माथे से बाईं भौं तक 2 लाल रेखाएं फैली हुई थीं। उसे बैठने के लिए जगह मिली और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। टीच! नुकीले नारंगी बालों वाला प्रतिभागी सावधान दृष्टि से उस व्यक्ति को घूर रहा था जो अभी अभी आया था। टीमी, ऐसा मत सोचो कि तुम इस परीक्षा में मुझ पर भारी पड़ोगे। बोलते बोलते उन्होंने उस प्रतिभागी की ओर इशारा किया जो अभी अभी आया था। तुम मेरी छाया में खड़े होने के लायक भी नहीं हो, रिया, टीमी ने उत्तर दिया। हम देखेंगे, नुकीले नारंगी बालों वाले प्रतिभागी ने आवाज लगाई। अधिक से अधिक प्रतिभागी पहुंचते रहे। लगभग 30 मिनट में उनकी संख्या 1000 से अधिक हो गई, जो मूल रूप से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की कुल संख्या थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रिया और हरी चमड़ी वाली लड़की के साथ साथ बाद में आने वाली प्रतिभागी टीमी के बीच के मजाक ने तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा कम कर दिया। अध्याय 164, अगला चरण। प्रतिभागियों ने एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की। 1 घंटे 30 मिनट बाद गुस्ताव को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। ट्रोयन! प्रतिभागियों के आसपास के स्थान के मध्य में प्रकाश की एक चमकदार चमक दिखाई दी। जब रोशनी की चमक गायब हुई तो नारंगी रंग की काली धारियों वाली मिलिट्री जैसी जैकेट पहने एक आदमी वहां खड़ा दिखाई दिया। उसके सुंदर पीले रंग के लंबे बाल थे जो उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचते थे। उसे देखते ही बड़ा कमरा तुरंत शांत हो गया। एमबीओ टावर में आपका स्वागत है। मैं ग्रेडियर ज़ानाटस हूँ, इस बैच के प्रतिभागियों का पर्यवेक्षक, उस आदमी ने गंभीर भाव से कहा। आप सभी को पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं। एमबीओ प्रवेश परीक्षा पंजीकरण कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। हालांकि ऐसा होने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी अभी भी भ्रमित हैं कि टावर के रास्ते में क्या हुआ था, उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। वह प्रतिभागियों के परीक्षण के लिए आयोजित एमबीओ प्रवेश परीक्षा का शुरुआती चरण था, खतरनाक और अचानक स्थितियों पर प्रतिक्रिया। जो लोग टावर तक पहुंचने में असमर्थ थे वे परीक्षण में विफल रहे और उन्हें सुविधा में वापस ले जाया गया, उन्होंने सुनाया। बक बक, बक बक, बक बक। यह सुनकर अंतरिक्ष में थोड़ा शोर हो गया। प्रतिभागियों में अब समझ का भाव आ गया था। उनमें से कुछ को पहले से ही आभास था कि इसी तरह की घटनाएं घटित होने वाली थीं। जब उन्होंने देखा कि जब जमीन में विस्फोट हुआ तो आसपास के अधिकारियों ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। ग्रेडियर ज़ानाटस के शब्दों ने उनके संदेह की पुष्टि की। परीक्षण के दौरान और अधिक आश्चर्य की अपेक्षा करें। चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी उनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र चीज जो इस दुनिया में कभी नहीं बदलती वह यह है कि चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार होती हैं।
जो लोग उस विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ सकते हैं और उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं, वे अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे। केवल वे ही जो काफी अच्छे हैं, उन्हें एमबीओ में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें, उन्होंने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। अब पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। प्रकाश की चमक के साथ गायब होने से पहले उसने आवाज लगाई, क्रोनो, क्रोनो, क्रोनो। कमरे के बीच का फर्श खुल गया और उनमें से कई चांदी के आयताकार खंभे उभर आए। इन स्तंभों के प्रत्येक शरीर पर 2 हथेलियों के निशान थे जो नीले रंग में चमकते थे। अपनी पहचान की पुष्टि करने और अगले चरण पर जाने के लिए अपना हाथ हथेली पर रखें। प्लस 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 प्लस। यह उस आदमी की आवाज जो अभी अभी निकला था, बड़ी जगह पर गूंज उठी। विशाल अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या 2000 के करीब थी। फिर भी खंभों की संख्या लगभग 20 ही थी। प्रत्येक स्तंभ से संख्याएं बनाने वाली रोशनियां निकलने लगती हैं। ग्रेडियर ज़ानाटस ने एक बार फिर समझाया कि जब एक स्तंभ उनकी हथेलियों पर संख्या दिखाता है, तो स्तंभ को छूने और अपनी पहचान की पुष्टि करने की उनकी बारी होगी। अपनी संख्या देखकर 20 प्रतिभागी अपने बैठने के स्थान से खड़े हो गए और स्तंभ की ओर चल दिए। उन्होंने अपने हाथों को हथेली के निशान पर रखा और उज्ज्वल प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। उनके शरीर को सिर से पैर तक स्कैन किया। कुछ का चयन करने और उनकी हथेलियों को स्कैन करने के बाद प्रक्रिया पूरी हो गई। जो प्रतिभागी इस प्रक्रिया से गुजरे थे, वे अपनी खड़ी स्थिति से गायब हो गए। सभी की अपेक्षाओं के विपरीत प्रतिभागियों के नाम, रैंक और ब्लडलाइन ग्रेड प्रदर्शित नहीं किए गए। किसी कारण से एमबीओ ने इस जानकारी का खुलासा न करने का निर्णय लिया, भले ही उनके पास यह जानकारी थी। प्रतिभागियों को यह नहीं पता था कि एमबीओ चाहता था कि हर कोई अगले परीक्षण में आंख मूंदकर भाग ले, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उनके साथी प्रतिभागी क्या कर रहे हैं। ताकत थी। गुस्ताव ने अपनी हथेली को उसकी ओर घुमाया और उस पर लिखे नंबर को फिर से घूरने लगा। 00126। इस आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों की संख्या कम से कम 10,000 होनी चाहिए। ऐसा कैसे हुआ कि केवल 1,000 ही लोग इस स्थान तक पहुंच सके? गुस्ताव को आश्चर्य हुआ। टावर में संभवतः अन्य स्थान भी हैं जहां प्रतिभागियों को टेलीपोर्ट किया गया था। कुछ देर तक विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे, यह जगह वास्तव में बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे यकीन है कि यह 10,000 लोगों को समायोजित करने में सक्षम होगी। एमबीओ के इस अलगाव का क्या कारण हो सकता है? गुस्ताव यह सोचे बिना नहीं रह सका कि एमबीओ फिर से कुछ खेल रहा है। हालांकि पहले चरण के दौरान बहुत से प्रतिभागियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, फिर भी वे निश्चित रूप से 1,000 से अधिक बचे होंगे और वे सभी इस बड़े स्थान में फिट हो सकते थे, लेकिन उन्हें टावर के भीतर अन्य स्थानों पर टेलीपोर्ट किया गया था। रोइन बाईं ओर के स्तंभों में से एक के ऊपर गुस्ताव की हथेली पर अंकित संख्या प्रदर्शित थी। एक प्रतिभागी को कुछ क्षण पहले उस स्थान से टेलीपोर्ट किया गया था। एंजी अभी भी बैठी हुई थी और अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। जब उसने गुस्ताव को उठते देखा तो उसे बेचैनी और निराशा की लहर महसूस हुई। वह जानती थी कि आखिरकार ऐसा समय आएगा जब उन्हें परीक्षण के दौरान अलग होना पड़ेगा। यह जानने के बावजूद कि उनका अलगाव होने वाला है, वह अभी भी इससे खुश नहीं थी। वह केवल भर्ती होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकती थी ताकि वह उसके साथ जा सके। गुड लक गुस्ताव, उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई।
गुस्ताव ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, गुस्ताव ने आगे बढ़ने से पहले जोड़ा। मैं करूंगा, एंजी दृढ़ निश्चय की दृष्टि से बुदबुदाया। गुस्ताव शान से बाईं और दूसरे से आखिरी स्तंभ तक चला गया। उनके सुंदर दिखने के साथ साथ उनके व्यवहार और आत्मविश्वास की भावना ने बहुत से लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा, विशेषकर वह बैच जिसमें वह पहले आया था। पहले जो कुछ हुआ था, उसके कारण उनमें से कुछ के मन में अभी भी उसके प्रति द्वेष था। हालांकि इस समय वे बता सकते थे कि उसका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि वह किस ग्रेड का है, ये आसपास के लगभग हर मिश्रित रक्त के विचार थे। गुस्ताव खंभे के सामने पहुंचा और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रोइन, रोशनी खंभे से प्रतिबिंबित हुई और उसकी पूरी आकृति को स्कैन किया। कुछ ही सेकंड में वह अपनी जगह से गायब हो गया। जिंग, चकाचौंध करने वाली रोशनी गायब होने के बाद गुस्ताव की आंखों की स्पष्टता वापस आ गई और उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया। अध्याय 165 थ्रोबैक। गुस्ताव के गायब होने के बाद एंजी बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मुझे आशा है कि मुझे उसके करीब कहीं टेलीपोर्ट किया जाएगा, उसने मन ही मन कहा। कुछ मिनट और इंतजार करने के बाद उसकी बारी आई और वह आगे की ओर चल पड़ी। नई जगह पर पहुंचने के बाद गुस्ताव इधर-उधर टहलने लगा। पिछली जगह के विपरीत इसमें कोई दीवार नहीं थी। जमीन को छोड़कर जिस पर हरी घास के टुकड़े थे, पूरा स्थान सफेद और चमकीला था। अंतरिक्ष विशाल था और अंत की शुरुआत को देखना असंभव था क्योंकि यह उतनी दूर तक फैला हुआ था जहां तक आंखें देख सकती थीं। ऊपर हवा में गिनती करते हुए संख्याओं की एक बड़ी होलोग्राफिक छवि देखी जा सकती थी। 1504। गुस्ताव बता सकते थे कि अगला चरण संभवतः होलोग्राफिक टाइमर की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद शुरू होने वाला था। गुस्ताव को यकीन था कि वह अंतरिक्ष में एकमात्र भागीदार नहीं था और बाकी लोग शायद इतने दूर थे कि उन्हें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो सका। उम्मीद है वे हमें अगले चरण के बारे में जानकारी देंगे, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा और जमीन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। पिछले सप्ताह जैसे ही वह बैठा, घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। 6 सप्ताह पहले बॉस डेंजो के चले जाने के बाद गुस्ताव क्रोधित हो गए और उन्होंने अनुशासन समिति में शिक्षकों से निपटने का वादा किया। उसने गुप्त रूप से योजनाएं बनाई और कुछ चीजों की साजिश रची। गुस्ताव केवल कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे वे आसानी से उबर सकें। वह सबूत पाना चाहता था जिससे पता चले कि घटना में उनका हाथ था। गुस्ताव ठोस सबूत चाहते थे जो शिक्षकों को किसी भी प्रकार के दमन का अनुभव किए बिना अनिश्चित स्थिति में डाल दे। गुस्ताव ने एक स्कूल क्लीनर का रूप धारण किया और सुराग खोजने के लिए एक के बाद एक उनके सभी कार्यालयों में घुसपैठ की। अनुशासन समिति में लगभग 4 शिक्षक थे, 3 पुरुष और 1 महिला। श्री लोन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी कि गुस्ताव का कार्यभार बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी मिस्टर बुच, मिस्टर सन और मिसेस ग्रेस थे। गुस्ताव सुराग खोजने के लिए एक के बाद एक उनके कार्यालयों में गए। उनके लगभग 4 कार्यालयों की खोज करने के बाद गुस्ताव को घटना से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। सुराग खोजने के लिए वह सबसे अंत में श्री लोन के कार्यालय में दाखिल हुआ। हालांकि दूसरों की तरह उसे कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि उसने उनका स्केड्यूल टैबलेट भी हैक कर लिया, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला।
गुस्ताव जाने ही वाला था कि उसने मिस्टर लोन के स्केड्यूल टैबलेट पर कुछ देखा। स्केड्यूल टैबलेट एक गोलाकार उपकरण था जहां श्री लोन के दैनिक शेड्यूल रखे जाते थे। गुस्ताव ने अनुशासन समिति से अन्य शिक्षकों के स्केड्यूल टैबलेट की जांच की थी, फिर भी उसे किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके विपरीत श्री लोन के टैबलेट पर मौजूद किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। डेल्टा लैब्स गुस्ताव ने स्केड्यूल टैबलेट पर जो देखा उसे व्यक्त किया। टैबलेट पर यह प्रदर्शित किया गया था कि श्री लोन को अगले दिन एक निश्चित प्रयोगशाला में किसी प्रकार की नियुक्ति मिली थी। इस विशेष प्रयोगशाला ने उनका ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह उन प्रयोगशालाओं में से एक थी जिन्हें गुस्ताव ने मिश्रित नस्लों की लाशें बेची थीं। स्थान उसके पड़ोस से बहुत दूर नहीं था और यह शहर की अन्य प्रयोगशालाओं की तुलना में कम रेटिंग वाली प्रयोगशाला थी। गुस्ताव को आश्चर्य होने लगा कि मिस्टर लोन ऐसी प्रयोगशाला में क्यों जाना चाहेंगे जो उनके मानक के अनुरूप नहीं थी। गुस्ताव को अगले दिन कुछ मिश्रित नस्ल की लाशें बेचने के लिए प्रयोगशाला का दौरा भी करना था। यह उनके लिए यह देखने का उत्तम अवसर था कि मिस्टर लोन क्या कर रहे हैं। झिलमिलाहट। कमरे में बीप की आवाज सुनकर गुस्ताव ने अपनी आंखें खोलीं। 03:59। उसने ऊपर देखा और पाया कि समय 4 मिनट से भी कम बचा था। प्रदर्शित टाइमर का होलोग्राफिक प्रक्षेपण लाल हो गया था और बीपिंग ध्वनि ने प्रतिभागियों के दिलों में तनाव बढ़ा दिया था। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पूरे अंतरिक्ष में एक तेज आवाज गूंजी। अंतरिक्ष के विभिन्न भागों में प्रत्येक प्रतिभागी आवाज सुन सकता था। मैं ग्रेडियर ज़ानाटस बोल रहा हूं। प्रवेश परीक्षा का दूसरा चरण कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, उन्होंने जीवंत स्वर में जोड़ा। यह चरण एकल कौशल पर आधारित है। ग्रेडियर ज़ानाटस कुछ सेकंड के लिए रुके जिससे हवा में तनाव बढ़ गया। धीरज, उसने ऊंचे स्वर में कहा। ओह, गुस्ताव ने कहा। उन्हें उम्मीद थी कि यह चरण अधिक जटिल होगा, लेकिन यह सहन शक्ति की परीक्षा साबित हुई। अब मैं आपको इस चरण के बारे में जानकारी दूंगा। ग्रेडियर ज़ानाटस ने यह बताने से पहले कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। परीक्षा की अवधि के दौरान आपको केवल एक काम करना होगा। प्रकाश का अनुसरण करें, रोशनी का अनुसरण करें। उनके इस बयान से हर कोई हैरान रह गया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें केवल प्रकाश का अनुसरण करने की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखने की कोशिश की, यह उन्हें बहुत सरल लगा। यह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं होगा जितना वह कहते हैं। ग्रेडियर ज़ानाटस की बातें सुनकर गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा। गुस्ताव एकमात्र प्रतिभागी नहीं थे जिनके मन में यह विचार आया। उनमें से कुछ को टावर पर चढ़ने की कोशिश के दौरान हुई कठिन परीक्षा याद आ गई। इससे उन्हें सतर्क हो जाना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि परीक्षा उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी इसे बताया जा रहा है। ग्रेडियर ज़ानाटस ने कुछ और मिनटों तक कुछ अन्य बातें समझाईं। 00:30। जब होलोग्राफिक टाइमर पर केवल 30 सेकंड बचे थे, ग्रेडियर ज़ानाटस ने अपनी ब्रीफिंग समाप्त कर दी और अपनी आवाज गायब होने से पहले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। उसकी आवाज गायब होने के बाद दूर हरी रोशनी का एक विशाल गोला दिखाई दिया। यह बहुत दूर लग रहा था, लेकिन हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। किसी को भी यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें प्रकाश का अनुसरण करना था क्योंकि ग्रेडियर ज़ानाटस के शब्दों के अनुसार उन्हें प्रकाश तक पहुंचने तक चलते रहना था। इसके अलावा
ग्रेडियर ज़ानाटस ने एक छिपे हुए स्कोरबोर्ड का उल्लेख किया जहां प्रतिभागियों को प्रत्येक परीक्षण चरण के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त होंगे। यह छिपा हुआ स्कोरबोर्ड एमबीओ प्रवेश परीक्षा के अंत तक सामने नहीं आएगा। 0019 अध्याय 166 प्रकाश का अनुसरण करें। यह छिपा हुआ स्कोरबोर्ड एमबीओ प्रवेश परीक्षा के अंत तक सामने नहीं आएगा। 0019 हर कोई अपनी अपनी पोजीशन से तैयार दिख रहा था। उन्होंने दृढ़ दृष्टि से सामने प्रकाश की हरी गेंद को देखा। भगवान की आंखें सक्रिय हो गई हैं। गुस्ताव ने अपनी स्थिति से प्रकाश की गेंद को देखा, लेकिन उन पर कोई ऊर्जा बिंदु नहीं पाया, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ तक कि जब उसने प्रकाश की गेंद को जूम करके देखने की कोशिश की, तब भी वह उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर थी। दूरी के कारण ही मैं इसके ऊर्जा बिंदु नहीं देख पाता। पिछली अफवाहों के अनुसार मैंने सुना है, एमबीओ प्रवेश परीक्षा को समाप्त होने में 1 दिन से अधिक समय लगता है। यदि अफवाहें सच हैं, तो यह हो सकता है रोशनी तक पहुंचने में 1 दिन से अधिक का समय लगता है। क्या इसीलिए यह सहनशक्ति की परीक्षा है? उल्टी गिनती देखते हुए गुस्ताव को आश्चर्य हुआ। 0003 0002 0001 0000 दूसरा चरण अब शुरू होगा। तुरंत उल्टी गिनती शुरू हो गई। हर कोई प्रकाश की हरी गेंद की ओर दौड़ने लगा। कुछ लोगों ने अपनी ऊर्जा बचाई और उचित गति से आगे बढ़े क्योंकि उन्हें ग्रेडियर ज़ानाटस का उल्लेख याद आया कि परीक्षण सहन शक्ति से संबंधित था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए अपनी ऊर्जा संरक्षित करने का निर्णय लिया। कुछ लोगों को लगा कि छुपे हुए स्कोरबोर्ड के कारण पहले प्रकाश तक पहुंचना अच्छा होगा, जिसका उल्लेख ग्रेडियर ज़ानाटस ने किया था। उन्हें यकीन था कि सबसे पहले प्रकाश में आने से उन्हें अच्छी संख्या में अंक मिलेंगे। उल्टी गिनती शुरू होने के बाद गुस्ताव उसी स्थिति में खड़े हो गए और चारों ओर देखने लगे। मैं अभी भी अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह अदृश्य कैमरे हैं। वे किसी गुप्त कमरे या किसी चीज से देख रहे होंगे। यह मेरी किसी भी क्षमता को प्रकट करने का समय नहीं है, भले ही वे शायद अब तक मुझे मेरा ग्रेड पता चल गया होगा, गुस्ताव ने कहा और थोड़ा आगे बढ़कर बैठ गया। थवोम। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक ही बार में 200 फीट से अधिक की दूरी पार कर गया। गुस्ताव इस समय अपनी औसत गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि परीक्षण में भाग लेने वाले कई मिश्रित रक्त की तुलना में उसकी गति अभी भी बहुत तेज थी। जैसे ही उसका शरीर घास के ढेर पर तेजी से यात्रा कर रहा था, उसके बाल पीछे की ओर उड़ गए। मंजिल 617 वॉचरूम। स्क्रीन से भरे कमरे के अंदर, जो सफेद स्थान के भीतर विभिन्न प्रतिभागियों को प्रदर्शित करता था, ग्रेडियर ज़ानाटस हमेशा की तरह सामने खड़ा था। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रकाश की ओर बढ़ते देखा। इस वर्ष अद्वितीय वंशावली वाले कुछ वास्तव में होनहार उम्मीदवार हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहीं। अपने चेहरे पर बिजली के हरे रंग के स्केल के साथ प्रतिभागियों में से एक उचित गति से चलते हुए एक विशेष स्क्रीन पर जगह जगह घूम रहा था। उनका मूवमेंट टेलीपोर्टेशन जैसा था। उसके सामने कई फुट बिजली दिखाई देगी और वह उसमें रूपांतरित हो जाएगा। ऐसा पूरे समय होता रहा। वह तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी ऊर्जा बचाने वालों में से एक है,
ग्रेडियर ज़ानाटस ने सोचा। इस प्रतिभागी के बारे में जानकारी सामने लाए। ग्रेडियर ज़ानाटस ने स्क्रीन के उस हिस्से की ओर इशारा करते हुए आवाज लगाई। पीछे बैठे अधिकारियों में से एक ने सिर हिलाया और होलोग्राफिक कीबोर्ड पर कई बार थपथपाया। रोइन। ग्रेडियर ज़ानाटस के सामने हवा से एक नई होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। उन्होंने जानकारी को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। बी ग्रेड बुरा नहीं, उसने अंदर ही अंदर कहा और हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ा। होलोग्राफिक स्क्रीन गायब हो गई और वह अन्य स्क्रीनों को घूरने लगा। एक अन्य स्क्रीन पर उन्होंने एक छोटी सी लड़की को काले मेढ़े के सींगों और सांप के निचले हिस्से के साथ तेजी से जमीन पर घूमते हुए देखा। जैसे जैसे वह जमीन पर आगे बढ़ रही थी, घास के हरे धब्बे राख के निशान में बदल रहे थे और उस पर उसके शरीर की रूपरेखा प्रदर्शित हो रही थी। उसकी खून खराबे की क्षमता उसे बहुत मोबाइल नहीं बनाती है, लेकिन एक मौका है कि वास्तविक चुनौतियां आने पर वह हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। कमरे के अंदर बड़ी संख्या में 1000 से अधिक स्क्रीन पर सभी प्रतिभागियों को दिखाया गया। आंदोलन। स्क्रीन की संख्या के बावजूद ग्रेडियर ज़ानाटस उनमें से हर एक को एक ही समय में देखने और होनहार प्रतिभागियों को नोटिस करने में सक्षम था। ये तीनों भी वाकई बहुत अच्छे हैं, ग्रेडियर ज़ानाटस ने टिप्पणी की और उनके सामने 3 बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। पहला एक 5 फुट लंबा लड़का था जिसके कंधे तक गहरे नीले रंग के बाल थे और उसके माथे से बाईं भौं तक 2 लाल रेखाएं फैली हुई थीं। वह तीव्र गति से घास के ढेर पर आगे बढ़ रहा था, जिससे उस स्थान पर एक लाल रेखा धधक रही थी। हालांकि उसकी वंशावली अभी तक सामने नहीं आई थी, ग्रेडियर ज़ानाटस को लगा कि उसने जो देखा था उससे वह काफी आशाजनक था। दूसरी एक हरे रंग की लड़की थी जिसकी भूरे रंग की चाबुक जैसी पूंछ थी, जिसके पूरे शरीर पर लाल आभा जैसी ऊर्जा थी। वह इस समय ऊर्जा से बनी लाल 4 फीट की हंसिया पर थी। दरांती घास के ढेर के ऊपर उड़ गई, जिससे उसे अपनी इच्छानुसार चलने के लिए पर्याप्त गतिशीलता मिल गई। स्क्रीन पर तीसरा व्यक्ति कांटेदार नारंगी बालों वाला एक लंबा लड़का था। हैरानी की बात यह है कि यह लड़का हर किसी की तरह मैदानी खेतों के ऊपर चल या दौड़ नहीं रहा था। इसके बजाय वह भूमिगत घूम रहा था। वह जमीन के नीचे कैसे पहुंचा यह अज्ञात था, लेकिन वह एक स्थान पर खड़ा रहा और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ अपनी बाहें मोड़ लीं। बिना कुछ किए ही ज़मीन उसे आगे बढ़ा रही थी। उस लड़के को छोड़कर जिसने यहाँ दूसरे बैच का नेतृत्व किया था, ये तीनों यहाँ के सबसे होनहार उम्मीदवार होने चाहिए। उनकी जानकारी से पता चलता है कि उनके वंश का परिवर्तन से कुछ लेना देना है। फिर भी उसने उसका उपयोग नहीं किया है, ग्रेडियर ज़ानाटस ने चिंतन की दृष्टि से आगे की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम जल्द ही देखेंगे कि जब वे पहली चुनौतियों का सामना करते हैं तो वे कैसा प्रदर्शन करते हैं, उसने अंदर ही अंदर हाथ हिलाते हुए कहा। अगले 3 घंटों तक प्रतिभागी प्रकाश की हरी गेंद की ओर बढ़ते रहे। उनमें से कुछ ने देखा कि गति बढ़ाने के बाद भी गेंद करीब नहीं आ रही थी। वे किसी तरह की चुनौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे और आगे बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 6 घंटे बीत जाने के बाद उनमें से कुछ की सहन शक्ति खत्म हो रही थी। प्रकाश का हरा गोला अभी भी बहुत दूर था। उनमें से कुछ ने आराम करने का फैसला किया, जबकि अन्य आगे बढ़ते रहे। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ ने अब अपने गार्डों को निराश कर दिया है, ग्रेडियर ज़ानाटस ने प्रतिभागियों को स्क्रीन पर देखते हुए आंतरिक रूप से कहा। मोबाइल छोड़ो, उसने ऊंचे स्वर से आदेश दिया।
अध्याय 167 परिदृश्य परिवर्तन। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ ने अपनी सावधानी बरतनी बंद कर दी है, ग्रेडियर ज़ानाटस ने प्रतिभागियों को स्क्रीन पर देखते हुए आंतरिक रूप से कहा। मोबाइल छोड़ो, उसने ऊंचे स्वर से आदेश दिया। परीक्षण स्थान के भीतर जब प्रतिभागियों को कुछ महसूस हुआ तो वे जो कुछ भी कर रहे थे वह अचानक रुक गया। व्रम्मम व्रम्मम व्रम्मम। जमीन के ऊपर खुले स्थान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जगह फट गई हो, जिससे हवा में गोलाकार नीली सुरंगें बन गई हों। स्वी 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 स्वी। बेबी पाम के आकार की नीली मशीनें ऊपर से बरसने लगीं। ये छोटी मशीनें गोलाकार थीं और इनकी सतह बहुत चिकनी थी। उनमें से हजारों आकाश से गिर रहे थे। अचानक हुए घटनाक्रम से हर कोई हैरान रह गया। आराम करने के लिए बैठे प्रतिभागियों का समूह अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था कि तभी मीन हिलने लगी। धम्म घर्म। अधिकांश मिश्रित रक्त ने अपना पैर खो दिया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे गिरे नहीं। वे गिरे नहीं क्योंकि उनके पैरों के नीचे की घास लंबी हो गई थी और उनके पैरों के चारों ओर लिपट गई थी और अधिकांश प्रतिभागियों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। जब यह हो रहा था तो कुछ प्रतिभागियों ने इस पर ध्यान दिया और खुद को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया, जबकि अन्य ने ऐसा नहीं किया। जिन प्रतिभागियों ने पौधों को पकड़ लिया, उन्होंने खुद को पौधों की पकड़ से मुक्त करने के लिए अपनी रक्त संबंधी क्षमताओं का उपयोग किया। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में ऊपर से गिरने वाली अजीब गोलाकार मशीनें जमीन से संपर्क कर गईं। स्क्रीह। जगह जगह से जमीन फट गई, तुरंत संपर्क हो गया। क्या रहा है? पौधों के जाल से छूटने के बाद जब कई प्रतिभागी जमीन पर खुले स्थानों में गिर गए तो चीख पुकार मच गई। कुछ लोग खुद को इस जाल से मुक्त नहीं कर पाए और पौधों में फेंक दिए गए। उद्घाटन। घटनाओं की अनूठी श्रृंखला के कारण इस बिंदु पर अधिक मिश्रित रक्त को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जो लोग फर्श पर दरारों और खुले स्थानों से बच सकते थे वे सुरक्षित स्थान पर चले गए। वे हतप्रभ दृष्टि से सामने के परिदृश्य को देखते रहे। गोलाकार मशीनें जमीन में दबने और गायब होने से पहले हरी चमकती थीं। उनकी आंखों के सामने ही पूरे परिदृश्य की संरचना बदलने लगी। आगे पहाड़ों और पेड़ों के साथ छोटी छोटी सुनहरे रंग की नदियां दिखाई देने लगीं। कुछ घास के टुकड़े बड़े और लंबे हो गए। आसपास के प्रतिभागियों को पकड़ने के प्रयास में भावना के साथ घास ने चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। ऊपर अचानक एक आकाश भी दिखाई दिया। प्रतिभागियों को नीले रंग वाले बादल तो दिखे, लेकिन पीला सूरज गायब था। सूर्य के स्थान पर प्रतिभागी केवल प्रकाश की हरी गेंद देख सकते थे, जिनका उन्हें अनुसरण करना था। अंतरिक्ष में सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि इसकी तुलना सामान्य आउटडोर से की जा सकती है। प्रतिभागियों को जो एकमात्र अंतर नजर आया वह सुनहरी नदियां और सूरज की जगह लेने वाली रोशनी की हरी गेंद थी। संपूर्ण परिदृश्य का दृष्टिकोण एक अविश्वसनीय परिवर्तन से गुजर चुका था। मुझे पता था कि नीली रोशनी तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा जितना वे इसे बना रहे थे। गुस्ताव अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए बुदबुदाया। वह एक छोटी सी 30 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष पर खड़ा हो गया और भगवान की आंखों को सक्रिय करते हुए सामने के परिदृश्य को देखने लगा। परिवर्तन उन मशीनों के कारण हुए। इतनी अपार ऊर्जा। पर्यावरण को एम्ब्रियो जैसा चाहे वैसा रूपांतरित करने में सक्षम, गुस्ताव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जिस चट्टान पर वह इस समय खड़ा था वह पहले वहां नहीं थी।
यह भी आसमान से गोलाकार मशीनों की बारिश के बाद अस्तित्व में आया। गुस्ताव भी पौधों से घिरा हुआ था जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया। जब चट्टान जमीन से बाहर निकली तो उसने ऊंचे स्थान से आसपास की जांच करने के लिए उस पर छलांग लगा दी। वह प्रत्येक मशीन में उच्च मात्रा में ऊर्जा बिंदुओं को देखने में सक्षम था, और उसने अवलोकन के बाद निर्धारित किया कि छोटी मशीनों ने परिवर्तन का कारण बना। हम ऐसा लगता है कि केवल सतह की संरचना ही नहीं बदली, चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो गईं। गुस्ताव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अपने खड़े स्थान से कई हजार मीटर आगे गुस्ताव को एक छोटा सा जंगल दिखाई दे रहा था जिसमें नीले और पीले पेड़ थे। कितना अच्छा कवर अप है, गुस्ताव ने सामने देखते हुए कहा। वे अभी भी उसकी स्थिति से बहुत दूर थे, लेकिन वह पेड़ों को और भीतर जो इंतजार कर रहा था उसे देख पा रहा था। गुस्ताव चट्टान से नीचे कूदा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसका जंगल से भागने का कोई इरादा नहीं था। यदि गुस्ताव जंगल के चारों ओर यात्रा करना चाहता था तो उसे बाएं या दाएं मुड़ना पड़ता था, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से उसने प्रक्षेप पथ नहीं बदला था जैसा कि हर किसी ने किया था। सभी ने एक सीधी रेखा में यात्रा की क्योंकि उन्हें लगा कि प्रक्षेप पथ बदलने से उन्हें प्रकाश की हरी गेंद तक पहुंचने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। गुस्ताव को लगा कि शायद सभी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां उन्हें केवल गेंद तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहना है। बाईं या दाईं ओर मुड़ने का मतलब यह होगा कि आप गलत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूरी में बड़ी चमकती गेंद का सामना करने के लिए बस मुड़कर ट्रैक पर वापस नहीं आ सकते। झकझोर कर रख देना। गुस्ताव कुछ ही सेकंड में जंगल में आ गया और पीले और नीले पेड़ों के बीच से गुजर गया। जंगल इतना घना था कि विभिन्न पेड़ों की पत्तियां बड़ी बड़ी छतरियां बनाती थीं जो पूरे क्षेत्र को ढक देती थीं, जिससे पेड़ों के रंग के कारण आसपास का क्षेत्र गहरा नीला और पीला दिखाई देता था। स्वाही किनारों पर असंख्य कीलों वाला एक गोलाकार ब्लेड अचानक 13 फीट दूर एक पेड़ से गुआटाव की छाती की ओर हवा में उड़ गया। पेड़ को ढकने वाली पत्तियों की संख्या के कारण यह ब्लेड अच्छी तरह से छिपा हुआ था और जब तक यह संपर्क बनाने से लगभग 3 फीट दूर नहीं था तब तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। भटक। गुस्ताव ने तुरंत अपने शरीर को किनारे की ओर घुमाया और ब्लेड को आसानी से चकमा देते हुए बाहर चला गया। जैसे ही ब्लेड उसके पास से गुजरा, उसके दृष्टिकोण से यह काफी धीमी गति में था। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, वह इसे स्पष्ट रूप से देख सका। यह एक व्यक्ति के सिर जितना बड़ा था। इसकी सतह पर नीले रंग की पीली रोशनी चमक रही थी। गुस्ताव ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्लेड पकड़ लिया, जिससे उसकी गति बाधित हो गई। पकड़। ब्लेड पर उसकी मजबूत पकड़ ने तुरंत उसका घूमना बंद कर दिया। गुस्ताव तेजी से घूमा और ब्लेड को वापस उसी दिशा में फेंक दिया जहां से उसे भेजा गया था। अध्याय 168 स्तर 6। ब्लेड पर उसकी मजबूत पकड़ ने तुरंत उसका घूमना बंद कर दिया। गुस्ताव तेजी से घूमा और ब्लेड को वापस उसी दिशा में फेंक दिया जिस दिशा में उसे भेजा गया था। स्ककरा। सामने से एक तेज धात्विक चीख की आवाज आई। बूम। एक छोटे विस्फोट से कुछ फीट आगे पेड़ हिल गए। एक पेड़ की एक बड़ी शाखा 2 भागों में टूट गई और वह एक नीली मानव जैसी दिखने वाली मशीन के साथ जमीन पर गिर गई। बाएं कंधे का छाती से नीचे का क्षेत्र और उसकी पसली के किनारे गल गए। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, गुस्ताव उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ा।
हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने तेज गति से घूम रही वस्तुओं के कारण हवा के कटने की आवाज सुनी। गुस्ताव ने मुड़कर देखा और चार समान दिखने वाले ब्लेडों में से तीन उसकी ओर बढ़ रहे थे, बाएं, दाएं और केंद्र से। थूम! गुस्ताव ने सभी प्रक्षेपियों से बचने के लिए तुरंत ऊपर की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठा, घूमते हुए ब्लेड उसके नीचे से गुजरे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। जब वह अभी भी हवा में था तब ब्लेड घूम गए और उसके शरीर की ओर चले गए। गुस्ताव ने देखा कि पीछे से एक और ब्लेड उसकी ओर आ रहा है, जिससे ब्लेडों की कुल संख्या 5 हो गई। घूमो! गुस्ताव ने अचानक अपने शरीर को बार बार मध्य हवा में घुमाया और अपने पैर को उसके सामने आने वाले पहले 3 ब्लेडों की ओर घुमाया। बम! 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 गुस्ताव का पैर सटीक रूप से 3 ब्लेड के शरीर से टकराया। उसके पैर ने ब्लेड की सतह के साथ संपर्क बनाया, जिससे वे फिर से दूर उड़ गए। जैसे जैसे वे हवा में आगे बढ़े, कई शाखाएं 2 भागों में विभाजित हो गईं, इससे पहले कि ब्लेड आगे 3 अलग-अलग पेड़ों में समा जाए। उसके पैर के झूलने के कारण उसका शरीर अभी भी पीछे की ओर घूम रहा था और उसने अपनी ओर उड़ रहे शेष 2 ब्लेडों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भींचना! भींचना! वह दोनों ब्लेडों को अपने हाथों में लेकर उतरा और उन्हें फिर से बाहर निकालना चाहता था, तभी उसने देखा कि पीली रोशनी की चमक तेज हो गई है। बीप! बीप! बूम! दोनों में एक साथ विस्फोट हुआ, जिससे 16 फीट से अधिक का दायरा आग की चपेट में आ गया। पूरे वातावरण में धुआं फैल गया, लेकिन 5 मानव जैसी दिखने वाली नीली मशीनों के छायाचित्र विस्फोट स्थल की ओर चलते देखे जा सकते थे। उनकी भुजाओं पर चमकती पीली रेखाएं थीं और वे खतरनाक दिखते थे। इससे पहले उनकी भुजाएं गुस्ताव की स्थिति की ओर फैली हुई थीं। फिर भी विस्फोट के बाद वे अब सतर्क नहीं दिखे। जीवन के संकेतों के लिए पर्यावरण की स्कैनिंग। उनमें से एक से जाल के रूप में लाल और हरे रंग की रोशनी की किरणों के रूप में एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। लेकिन तुरंत ही ऐसा हुआ, धुएं में से एक छायाचित्र उसकी ओर उछला। जीवन के लक्षण दी। इससे पहले कि रोबोट की आवाज अपना वाक्य पूरा कर पाती, एक कसकर बंधी हुई मुट्ठी उसकी छाती के बीच में घुस गई। क्रियच! मशीन की छाती में बने छेद के पीछे से एक छोटी गोलाकार वस्तु निकली। ट्रोयन! उसके शरीर पर चमकती रेखाएं तुरंत धुंधली हो गईं। धुआं छंट गया और गुस्ताव का सीधा दिखने वाला चेहरा सामने आ गया। उन्हें न तो कोई चोट थी और न ही वह किसी तरह से परेशान दिख रहे थे। झकझोर कर रख देना! गुस्ताव ने ह्यूनॉइड मशीन की छाती से अपनी मुट्ठी हटा ली और पीछे से उसकी ओर आ रही हरी ऊर्जा किरण से बचते हुए बाईं ओर दौड़ पड़ा। बाईं ओर ह्यूनॉइड मशीन के सामने आते ही उसने अपना हाथ पीछे की ओर झुकाया और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। टकराना! उसकी मुट्ठी उसके जबड़े से टकराई, जिससे वह हवा में उछल गया। गुस्ताव ने अपनी मुट्ठी को बार बार बाहर निकालने से पहले 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया। बम! 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 हवा में लटके रहने के दौरान गुस्ताव की मुट्ठी ह्यूमनॉइड मशीन के शरीर पर गिरी, जिससे उसके कई धात्विक शरीर के हिस्से नष्ट हो गए। टकराना! ह्यूमनॉइड मशीन दूसरी तरफ एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उस हमले को सफलतापूर्वक शुरू करने के बाद गुस्ताव पहले ही फिर से किनारे की ओर दौड़ पड़ा था। भटको! 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 भटको!
गुस्ताव 200 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए ह्यूमनॉइड मशीनों के शॉट्स से बचना उसके लिए वास्तव में आसान था। उसका शरीर टेढ़े-मेढ़े तरीके से इधर-उधर घूम रहा था। वह एक अन्य ह्यूमनॉइड मशीन के सामने पहुंचा और उस पर मुक्कों की बौछार कर दी। बम, 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 बम। लगभग 1 मिनट में गुस्ताव पहले मानव को छोड़कर हर एक मानव आकृति से निपट चुका था। गुस्ताव के साथ लड़ने वाले सभी ऐस ने या तो अपने शरीर के अंगों में से एक को खो दिया था या उनके शरीर से उनके कोर निकाल लिए गए थे, इसलिए उनके कार्य बंद हो गए थे। गुस्ताव ने कोर को इकट्ठा किया और उन्हें अपने भंडारण उपकरण में रख दिया। अतिरिक्त ऊर्जा की हमेशा सराहना की जाती है। उन्होंने आंतरिक रूप से कहा कि जब वह एआई की ओर चले तो उन्होंने बात पूरी नहीं की। प्रतिभागी 00126 आगे बढ़ सकता है। एआई से एक रोबोटिक आवाज निकली जिसे गुस्ताव ने नहीं मारा था। गुस्ताव ने सिर हिलाया और अपना हाथ बाहर निकालते हुए आगे बढ़ गया। टकराना। उसके हाथ ने एआई की छाती को चीर दिया और उसने बलपूर्वक उसे बाहर खींचने से पहले उसके मूल भाग को पकड़ लिया। मैं मुफ्त ऊर्जा नहीं गंवाऊंगा, उन्होंने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि एआई के शरीर की चमक जमीन पर गिरते ही कम हो गई। जब सिस्टम कोर को अवशोषित कर लेता है तो अगले अपग्रेड के लिए आवश्यक ऊर्जा 1/4 तक कम हो जाएगी। गुस्ताव ने अपने स्टोरेज डिवाइस में कोर को स्टोर करते हुए सोचा, झकझोर कर रख देना। सब कुछ कहने और हो जाने के बाद वह एआई को बेकार छोड़कर आगे बढ़ गया। गुस्ताव 700 फीट की दूरी पार करने के बाद एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगा। मंजिल 617 वॉचरूम। ग्रेडियर ज़ानाटस ने होलोग्राफिक स्प्लिट स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर एक विशेष स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और अनिश्चितता के भाव झलक रहे थे। क्या उस उम्मीदवार ने अपनी वंशावली को सक्रिय किए बिना ही लेवल 6 एआई के एक समूह के साथ लापरवाही से व्यवहार किया? उसकी आवाज में सदमा साफ झलक रहा था। अध्याय 169 एक विशेष वर्ग का गौरव। क्या उस उम्मीदवार ने अपनी वंशावली को सक्रिय किए बिना ही लेवल 6 एआई के एक समूह के साथ लापरवाही से व्यवहार किया? उसकी आवाज में सदमा साफ झलक रहा था। उसने अन्य होलोग्राफिक स्क्रीनों को देखा, यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह किसी अन्य उम्मीदवार से चूक गया है जिसने गुस्ताव के समान ही कौशल प्रदर्शित किया हो। हालांकि काफी देर तक जांच करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। स्क्रीन पर अधिकांश प्रतिभागी सक्रिय होने के कारण एआई से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अन्य प्रतिभागियों के विपरीत गुस्ताव ने केवल क्रूर बल का उपयोग करके 5 एआई से निपटा। स्तर 6 एआई चरण 2 जुलू रैंक मिश्रित रक्त के बराबर थे। तो यह समझ में आने योग्य था कि मिश्रित रक्तधारियों को उन्हें हराने में समस्याएं हो रही थीं। हालांकि भाग लेने वाले अधिकांश मिश्रित रक्त ने चरण 2 रैंक को पार कर लिया था। फिर भी बिना किसी नुकसान के एक विशिष्ट अवधि के भीतर कई स्तर 6 एआई को हराना चुनौतीपूर्ण होगा। स्कैन के अनुसार उसकी रक्तरेखा परिवर्तन से संबंधित होनी चाहिए। वह परिवर्तन के बिना इस स्तर की ताकत का उपयोग कैसे कर सकता है? ग्रेडियर ज़ानाटस ने सोचा। उस उम्मीदवार के बारे में जानकारी सामने लाए। ग्रेडियर ज़ानाटस ने स्क्रीन की ओर इशारा किया जिसमें गुस्ताव को जंगल में तेजी से पार करते हुए दिखाया गया था। रोइन। उसके सामने एक और होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें गुस्ताव की निजी जानकारी प्रदर्शित थी। उनका नाम, पता, जन्मतिथि और कई अन्य चीजें प्रदर्शित की गईं।
गुस्ताव क्रिम्सन। ग्रेडियर ज़ानाटस अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ बुदबुदाते हुए सोच रहा था कि इस नाम के बारे में कुछ उसे परिचित क्यों लगा। जैसे ही उसकी नजर एक सूचना पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनके जन्मदाता माता पिता ओस्लोव हैं, उसने अविश्वास और भ्रम की दृष्टि से कहा। ओस्लोव परिवार से एक और विलक्षण व्यक्ति। क्या उनके 3 बच्चे हैं? क्योंकि एंड्रिक के बड़े भाई के बारे में कहा जाता था कि उनका खून निम्न श्रेणी का था। मुझे आश्चर्य है कि यह निरीक्षकों की नजर में क्यों नहीं आया। इस क्षमता के मिश्रित रक्त को विशेष परीक्षण पास करना चाहिए था। ग्रेडियर ज़ानाटस ने अपने द्वारा खोजी गई नई जानकारी पर हैरान होते हुए सोचा। उसका नाम क्रिम्सन क्यों है? यदि उसका मूल परिवार ओस्लोव है। एक हॉल के सामने एक विशाल स्क्रीन लगाई गई थी और शुद्ध सफेद वर्दी जैसी पोशाक पहने कई युवा लोग स्क्रीन के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। इनमें से अधिकांश युवाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व का भाव था क्योंकि वे सभी चिंतनशील दृष्टि से सामने स्क्रीन को देख रहे थे। हॉल के दाईं ओर एक कांच की दीवार देखी जा सकती थी। कांच की दीवार के माध्यम से बादलों को देखा जा सकता था, जिससे पता चलता था कि इस स्थान की वर्तमान ऊंचाई बहुत अधिक थी। सामने की सीट पर घुंघराले काले बालों वाला एक लड़का दूसरों की तरह कपड़े पहने हुए अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। अपनी शक्ल से वह बाकी सभी लोगों में सबसे छोटा लग रहा था। जब वह सामने स्क्रीन की ओर देख रहा था तो उसके चेहरे पर विरोधाभासी भाव थे। क्या समस्या है, एंड्रिक? जब से हम हॉल में पहुंचे हैं, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप बीमार हैं? उसके बगल में लंबे सुनहरे बालों वाली एक लड़की ने उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए चेहरे पर चिंतित भाव के साथ आवाज लगाई। पाह, मुझे मत छुओ, उसने उसके चेहरे से उसका हाथ हटाते हुए दमित दृष्टि से कहा। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन फिर भी उसका सामना करती रही। स्क्रीन के एक खास हिस्से को घूरते हुए एंड्रिक अपने दांत पीसता रहा। उसने इस पर गौर किया और यह देखने के लिए उसकी दृष्टि रेखा का अनुसरण किया कि वह क्या घूर रहा है। स्क्रीन के एक विशेष हिस्से में गंदे सुनहरे बालों वाला एक लंबा लड़का एक छोटे से जंगल से बाहर निकला था और अब आगे पहाड़ी दर्रे की ओर जा रहा था। आप दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं? उसने शंकित दृष्टि से पूछा। आपका कोई बस नहीं। इससे पहले कि एंड्रिक अपनी बात पूरी कर पाता, बगल से किसी ने टोक दिया। क्या वह तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है? छोटे भूरे बाल पहने एक लड़के ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। एंड्रिक का बड़ा भाई? लड़की ने आश्चर्य भरी दृष्टि से आवाज लगाई और पीछे मुड़कर स्क्रीन की ओर देखने लगी। कोई आश्चर्य नहीं, उसने मन ही मन कहा। बड़े भाई से आपका क्या मतलब है? एंड्रिक का चेहरा अचानक गुस्से से घूम गया जब उसने अपनी दाहिनी ओर वाले व्यक्ति को घूरकर देखा। एंड्रिक के आसपास का स्थान अचानक विकृत और मुड़ गया। ओह! उसके बगल वाला लड़का अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आप क्या कर रहे हैं? पूछते समय वह हकलाने लगा क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था। हॉल में मौजूद अन्य लोग अचानक हुए घटनाक्रम से चकित हो गए और स्तब्ध होकर सामने की ओर देखने लगे। वह मेरा कोई भाई नहीं है, एंड्रिक ने जोर से आवाज लगाई, जिससे स्थान और भी अधिक घूम गया। लड़के को महसूस हुआ कि उस पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे उसका पूरा शरीर जबरदस्ती जमीन पर चिपक गया है। लॉक! एंड्रिक, इसे रोको, उसके बाईं ओर की लड़की ने आवाज लगाई। चुप रहो।
सिर्फ इसलिए कि आप विशेष परीक्षा पास करने में कामयाब रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे साथ समान स्तर पर हैं। एंड्रिक ने गर्वपूर्ण दृष्टि से आवाज उठाई, जिससे लड़की अवाक होकर पीछे हट गई। वह उस लड़के की ओर मुड़ा जो जमीन पर हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगली बार अपने शब्दों पर ध्यान दें, मूर्ख, उन्होंने हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ने से पहले कहा। जमीन पर मौजूद लड़के को लगा कि हवा सामान्य हो गई है और उसका शरीर फिर से हल्का हो गया। वह हांफते हुए धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। बक 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 वह इतनी कम उम्र में बहुत गर्व से भरा हुआ है। वह एक विशेष वर्ग है, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। उनके अलावा विशेष वर्ग का कोई भी व्यक्ति परीक्षा देखने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका कोई भाई है। जो कुछ हुआ उसके बाद खामोश हॉल में थोड़ा शोर हो गया। जिस लड़की ने पहले एंड्रिक को रोकने की कोशिश की थी, उसने दूसरे लड़के की मदद की। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एंड्रिक ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं वर्षों तक उनका वरिष्ठ था। बैठने के बाद उसने आवाज लगाई। गुर्ग, उस पर क्रोधित मत हो, उसने विनती भरी दृष्टि से कहा। आप हमेशा उसका समर्थन कर रही हैं, पाउला, फिर भी उसने आपके साथ घटिया व्यवहार किया। गुर्ग ने दया भाव से देखते हुए कहा। मैं नहीं। वह हकलाने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 170 चुनौतीपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र। गुर्ग, उस पर क्रोधित मत हो, उसने विनती भरी दृष्टि से कहा। आप हमेशा उसका समर्थन कर रही हैं, पाउला, फिर भी उसने आपके साथ घटिया व्यवहार किया। गुर्ग ने चेहरे पर दया के भाव लाते हुए कहा। मैं नहीं। वह हकलाने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि गुस्ताव परीक्षण में भाग ले रहा है। ऐसा लगता है कि वह भी अच्छा कर रहा है। क्या चल रहा है? गुर्ग ने स्क्रीन पर घूरते हुए पूछा। एंड्रिक फिसलती हुई फर्श की सतह वाले गलियारे पर खड़ा था। फर्श उसे गलियारे के पार आगे की ओर ले जा रहा था। इस बार गुस्ताव, तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसके लिए मैं तुम्हें खत्म करने का वादा करता हूं, उसने अंदर ही अंदर क्रोध की दृष्टि से कहा। दूसरे चरण का परीक्षण शुरू हुए 8 घंटे बीत चुके थे। प्रतिभागी अभी भी हरी बत्ती का अनुसरण कर रहे थे, जो हमेशा की तरह दूर तक दिख रही थी। हालांकि जो लोग दूसरों की तुलना में अधिक दूर तक यात्रा कर चुके थे, वे बता सकते थे कि उन्होंने दूरी थोड़ी कम कर ली है। 100 से अधिक प्रतिभागियों को एआई द्वारा हटा दिया गया था, जो अचानक पूरे स्थान पर फैल गया था। दूसरी बात यह थी कि प्रत्येक क्षेत्र में एआई अलग अलग थे। किसी विशेष स्थान से गुजरने के लिए प्रतिभागी को किसी न किसी परेशानी से गुजरना ही पड़ेगा। फिर भी जब भी वे ऐसी बाधाओं को पार करने और उस क्षेत्र से सफलतापूर्वक यात्रा करने में सफल होते, तो उन्हें एक विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देता। रोशनी का हरा गोला पहले की तुलना में थोड़ा करीब हो गया था। बड़े पहाड़ों के एक क्षेत्र में गुस्ताव इस समय एक पहाड़ी दर्रे पर दौड़ रहा था। गुस्ताव ने जिस वर्तमान पर्वत को पार किया वह विशाल था और दाहिनी ओर पहाड़ी दर्रा स्थित था। किनारे पर नीचे की ओर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कई कांटेदार बड़ी हड्डियां देखी जा सकती थीं। बड़ी बड़ी नुकीली हड्डियां पहाड़ के नीचे पंक्तिबद्ध थीं, एक दूसरे से सघन रूप से जुड़ी हुई थीं। यदि कोई पहाड़ी दर्रे के किनारे से गिर जाता तो उसका विनाशकारी अंत होता। पहाड़ी दर्रा लगभग 16 फीट चौड़ा था।
गुस्ताव चमकीले हरे और लाल रंग की चमकती आंखों के साथ पहाड़ी दर्रे के पार दौड़ा। 900 फीट दूर कुछ देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। झकझोर कर रख देना। वह लगभग 3 सेकंड में 700 फीट से अधिक पार कर गया और 800 फीट पार करते ही उसने ऊपर की ओर छलांग लगा दी। थूम। रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हुए उनका शरीर 100 फीट से भी ज्यादा ऊपर हवा में उठ गया। गबम। वह कई 100 फुट आगे उतरा और आगे की ओर दौड़ता रहा। भगवान की कृपा से मैं इस पहाड़ी दर्रे में कई जालों से बच गया हूँ, गुस्ताव ने दौड़ते हुए मन ही मन कहा। जब वह जंगल से होकर पहली बार पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा तो उसने गलती से एक जाल तंत्र सक्रिय कर दिया। उस गलती के कारण वह लगभग पहाड़ के नीचे धकेल दिया गया था। तब से वह रास्ते से गुजरते समय देवदृष्टि का प्रयोग करने लगा। वह लगभग 2 घंटे तक दौड़ता रहा और सफलतापूर्वक 3 पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर गया। भगवान की आंखों के निरंतर उपयोग के कारण उनकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। फिर भी वह इसे निष्क्रिय करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह पहाड़ी क्षेत्र को पार कर गया है। गुस्ताव अपने वर्तमान स्थान से पहले से ही इस पहाड़ी दर्रे का अंत देख सकते थे। एक और पर्वतीय क्षेत्र जाना है, गुस्ताव ने मन ही मन कहा। वह पहले से ही दूर के अगले पहाड़ को देख सकता था, जो उस पहाड़ से कहीं अधिक ऊंचा था जिस पर वह इस समय चढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या दिन ढलने पर इस कृत्रिम स्थान में भी अंधेरा हो जाएगा, गुस्ताव ने आगे बढ़ते हुए आंतरिक रूप से कहा। वह बता सकता था कि वास्तविक दुनिया में शाम होने वाली थी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, परीक्षा में 1 दिन से अधिक समय लगने वाला था। कुछ और मिनटों की दौड़ के बाद गुस्ताव पहाड़ी दर्रे के अंत में बंद हो रहा था जब उसने फिर से कुछ देखा। गबुरु गबुरु गबुरु। पहाड़ के ऊपरी बाएं क्षेत्र से अचानक बड़े बड़े पत्थर तीव्र गति से नीचे लुढ़कने लगे। पिछली बार जब उसे जाल का सामना करना पड़ा था, उसके विपरीत उसकी प्रतिक्रिया का समय धीमा था क्योंकि उसने वर्तमान जाल को सक्रिय नहीं किया था। उनमें से 30 से अधिक, प्रत्येक का आकार एक ट्रक के आकार का था, पर्वत श्रृंखला में झटके पैदा करते हुए तीव्रता से नीचे लुढ़क गए। पहाड़ के कुछ हिस्से टूटकर पहाड़ी दर्रे से नीचे फिसल गए। तीव्र कंपन के कारण बड़े पत्थरों के लुढ़कने से उत्पन्न होने के कारण गुस्ताव की गति थोड़ी प्रभावित हुई। सभी पत्थर एक साथ नीचे लुढ़क रहे थे, लेकिन पहला गुस्ताव से लगभग 100 फीट दूर था, जबकि आखिरी 6000 फीट से अधिक दूर था। पत्थरों की संख्या 30 से अधिक थी। उनका विशाल आकार आगे के रास्ते को नष्ट करने और गुस्ताव की प्रगति में बाधा डालने के लिए पर्याप्त से अधिक था। स्प्रिंट सक्रिय कर दिया गया है। गुस्ताव ने स्प्रिंट सक्रिय कर दिया और उसकी गति तुरंत दोगुनी हो गई। जैसे ही उसने अपने शरीर को बलपूर्वक आगे की ओर फेंका, उसके दृष्टिकोण से नीचे लुढ़कते पत्थरों की गति कम हो गई। फुवूंश। उसके शरीर की हरकतों से बाद की छवियां बनाई गईं, जब वह 1 सेकंड में 500 फीट से अधिक पार कर गया, इससे पहले कि वे उसके पीछे के मार्ग में टकरा गए, पहले 7 पत्थरों को पार कर गया। अगले ही सेकंड में वह 1000 फीट पार कर गया। उसके सामने छोड़े गए 13 पत्थर आगे के पहाड़ी दर्रे से संपर्क बनाने से कई फीट दूर थे। गुस्ताव की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह ऊपर की ओर उछला और अपने से 70 फीट दूर चट्टान की चोटी पर जा गिरा। थूम। जैसे ही वह उस पर गिरा, उसने अपने घुटनों को ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे उसका शरीर एक बार फिर आगे की ओर बढ़ गया। टकराना। उसके पैरों द्वारा उत्पन्न बल के कारण जैसे ही गुस्ताव ने चट्टान से छलांग लगाई, शिलाखंड का ऊपरी हिस्सा टूट गया।
गुस्ताव का शरीर 7 और शिलाखंडों को पार करते हुए हवा में उड़ गया। वह एक विशेष चीज से बच गया जो लगभग उसके सिर से टकरा गई क्योंकि वह अभी भी ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। दुर्भाग्य से, जैसे ही गुस्ताव की गति समाप्त हो रही थी, अंतिम 5 बोल्डर पहले से ही आगे के पहाड़ी दर्रे से संपर्क बना रहे थे। गुस्ताव उसी समय वापस मार्ग पर उतरा जब आगे के 5 पत्थर पहाड़ी दर्रे से टकराए। बूम, 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 बूम। यह एक परमाणु विस्फोट की तरह लग रहा था क्योंकि बोल्डर जोर जोर से आगे की सड़क पर गिरे।